आज जनसंख्या इतनी कम क्यों है? आज जनसंख्या इतनी कम क्यों है? तो आ? नहीं, अच्छा, ये बात। लास्ट में है ना, लाया हूं, लाया। चलो भाई, अब क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? पहले वो इस लाइन में जितने भी बॉयज बैठे हैं वो सब इस लाइन में आ जाएं या इस लाइन में चले जाएं। गर्ल्स स्टूडेंट सिर्फ इस लाइन में बैठेंगे। उठो भाई तुम लोग, इधर आ जाओ या इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ या इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ या इधर बैठ जाओ। पहला काम तो ये कर लो। हाँ, तो कोई बात नहीं, देख के करोगे क्या तुम? भाई तुम क्या करोगे देख के? ये स्क्रीन है, इसमें देखो। देखो बच्चों, आप लोगों की इज्जत, आप लोगों की जो भी ख्वाहिशें हैं वो तभी हो पाती है जब आप दूसरी तरफ किस तरह से बात कर रहे हो, क्या बिहेवियर है, इस पे डिपेंड करता है। जब आप कहीं जाते हो तो सबसे पहले ये जरूर सोच लिया करो कि आपके भी घर में बहन है, ठीक है, भाई है, माँ है, बीबी है, भाई नहीं तो होगी। अरे नहीं है तो मान लो होगी। तो वो घटनाएं, जो घटनाएं आप किसी दूसरे के साथ करना चाहते हो या कर रहे हो, वो उसके साथ भी घटित हो सकती है। यदि आप उसके साथ के लिए तैयार हो कि नहीं यार, मेरी बहन को कोई गलत कमेंट करेगा तो मैं खुश रहूंगा, मेरी बहन को यदि कोई छेड़ेगा तो मैं खुश रहूंगा, तो फिर आप जायज है, आप कर सकते हो, क्योंकि आप इस लेवल पे पहुंच गए हो, अब उसको सुधारा नहीं जा सकता। मगर आप इस बात के लिए राजी हो कि नहीं, मैं तो कर सकता हूं मगर मेरी बहन को कोई नहीं कर सकता, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। दुनिया तो गिव एंड टेक का काम है। जो तुमने अपने दोस्त को सिखाया है वो जाके कहीं ना कहीं करेगा जरूर, और किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता है कि ये फलाने की बहन है, ये फलाने की माँ है, ये फलाने की बीबी है, ये फलाने की भाभी है, नहीं लिखा होता है। तो जो आप यहां करोगे वो कहीं ना कहीं आपकी बहन के साथ, आपके घर वालों के साथ भी हो ही रहा होगा, और उसके जन्मदाता आप ही हो। क्योंकि कोई भी काम दूसरा नहीं करता है, कोई भी काम हम करते हैं तब वो दूसरे तक पहुंचता है। तो पहले व्यक्ति आप हो। तो यदि आप जब भी ये काम करो तो आप अपने बारे में सोच लो कि हाँ, ये घटना बहन के साथ भी घट रही होगी, क्योंकि वो चलन में आती है। आप देखते हो एक हीरो कोई कपड़ा पहनता है या कोई हेयर स्टाइल आती है, फिर वो चलन में चली जाती है। वैसे ही हर चीज होती है, और बुराई ज्यादा तेजी से फैलती है अच्छाई के रिस्पेक्ट में, बुराई ज्यादा तेजी से फैलती है अच्छाई के रिस्पेक्ट में।
तो मेरा काम होता है क्लास को थोड़ा चिल रखना, जैसे बच्चे बड़े स्ट्रेस में रहते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हाँ आप उल्टी सीधी हरकतें करो जो मेरे पास तक आए, क्योंकि यदि वो आएंगी तो भाई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। आप पढ़ो, ऐसी तैसी में जाओ, मेरा मन होगा तो मैं पढ़ाऊंगा, नहीं होगा नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? सामने वाले को देख के मेरा रिफ्लेक्शन आता है कि हाँ सामने जो बैठा है वो इस लायक है भी कि नहीं। तो इसलिए जरा ध्यान दो कि हाँ आपको बिहेवियर कैसे रखना है। बैच 3 वालों की कंप्लेन थी, और आप में से जिसको कोई बात दिक्कत आए आप खड़े होकर क्लास में बोलो, आप बोलो, उसी समय भगा देंगे हम लोग। भाई जिसको अपनी बहन की टेंशन नहीं है तो वो दूसरे की बहन की कैसी टेंशन ले सकता है। जो कमेंट, भैया प्रभु वो सीटें अब रिजर्व है, इधर उधर बैठो, कहीं बैठ जाओ, क्योंकि जो बोगे वही काटोगे, कोई नई चीज काटने की थोड़ी मिलती है। ये तो सिर्फ ख्वाब होते हैं, इंसानों के ख्वाब होते हैं कि नहीं मैं एक दिन ऐसा कर जाऊंगा। ऐसा कभी कोई नहीं कर पाता है। जितनी मेहनत करते हो उसी के हिसाब का रिजल्ट आता है, उससे ज्यादा रिजल्ट कभी नहीं आता है। नहीं तो हर आदमी आज पैसे वाला हो, हर आदमी के पास सब कुछ हो, क्योंकि सपने तो सब लोग अच्छे ही देखते हैं ना, बुरे थोड़ी देखते हैं कोई। बैठ जाओ तो भी पढ़ाना शुरू किया जाए, सब लोग बैठ जाओ। देखो दुनिया में सब कुछ जायज है, मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि यार गर्लफ्रेंड बनाना बुरी बात है, बॉयफ्रेंड बनाना बुरी बात है, यहां जाना बुरी बात है, वहां जाना बुरी बात है। सब अच्छा होता है, उसको पता होना चाहिए कहां करना है और कैसे करना है, कहां करना है, कैसे करना है, कब करना है, बस ये सारी बातें पता होनी चाहिए। तो किसी को किसी तरह की तकलीफ ना हो, ना बॉयज को हो ना गर्ल्स को हो, किसी तरह की। हाँ अब मान लो इतना नीचे तक जा सकते हो, आदत में है भाई, हो सकता है आदत में हो, या हो सकता है कुछ लोग कर रहे हो, मगर इसका मतलब नहीं कि तुम भी करने लगो। तुम में और उनमें यही तो डिफरेंस है, तुम में और उसमें यही डिफरेंस है कि भाई तुमको थोड़ा समझदार होना पड़ेगा, क्योंकि तुम अभी कॉलेज में भी जाओगे, कॉलेज में इससे भी बड़ी रैगिंग होती है, मगर उनको पता है कि ये एक रैगिंग है, और उनको पता है कि ये हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। क्यों? कभी हमने कुछ कहा, कभी उन्होंने कुछ कहा, मगर यहां एक तरफा है। यदि मान लो 2 कमेंट वो तुमको करें, 2 कमेंट तुम कर दो, तो बात जायज है। क्यों? क्योंकि हम लोगों की आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, मगर एक तरफा काम गलत है। तो सभी लोग इस बात का ध्यान रखें यार, थोड़ा मतलब बड़े हो गए तुम लोग, किस जमाने में जी रहे हो। ये पुराने जमाने की चीजें हुआ करती थी, आजकल तो इतना अच्छा माहौल है, ठीक है, स्कूलों में कॉलेज में सब जगह। ये पुराने जमाने की चीजें, कमेंट करना, ये करना, वो करना, उल्टा सीधा बोलना, आजकल तो भाई डायरेक्ट है कि आप बात कर सकते हो, सब कर सकते हो, तो इसमें कमेंट की बात कहां से आ जाएगी, है कि नहीं। और ये सब आप सब गंदा काम करने से पहले ये जरूर सोचा करो कि हाँ जो तुम स्टार्ट कर रहे हो वो तुम्हारे घर में सबसे पहले होगा, जो तुम स्टार्ट करोगे वो तुम्हारे घर में सबसे पहले होगा। क्यों? इंसान की प्रजाति में तुम पाए जाते हो, इंसान की प्रजाति में दूसरे पाए जाते हैं। जब तुम्हारे अंदर वो ख्याल आएंगे तो दूसरे के अंदर भी आएंगे, और तुम कर पा रहे हो इसका मतलब तुम किसी को सिखा रहे हो, और दूसरा सीखेगा, और सीखेगा तो वो करेगा। अपने ऊपर जब बीतेगी तब रोगे धोगे कि अरे उसने ऐसे कैसे कर दिया। भैया 10 बार तुम कर चुके हो, उसी इंसान वही प्रजाति में वो भी पाया जा रहा है, वो क्यों नहीं करेगा? एक रीजन बताओ। बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा, हमेशा करेगा वो। अब तुम टेंशन में बने रहो, अपने ऊपर आ रहा है तो यार ये तो गंदा काम है, कैसे करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, जब तुम करके आ रहे हो तो दूसरा क्यों ना करे। तो जो भी कुछ कर रहे हो उसके लिए बस इतना रेडी रहो कि हाँ अगला नंबर आपकी सिस्टर का है। कोई एक्स बंदा कहीं ना कहीं से ये बात सीख के आया है, वो आपकी सिस्टर के साथ ऐसे ही कमेंट कर रहा होगा। अब वो बेचारी आपको ना बताए बात अलग है, मगर वो भी पीड़ित है कहीं ना कहीं से इस चीज की, वो भी पीड़ित है कहीं ना कहीं से इस चीज की। तो वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। और हर एक के घर में ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई लेडीज एक है, सबके पास बहन है, भाई है, माँ है, ठीक है, बीबी है, रिश्तेदार हैं इतने सारे, तो किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ तो होगा ही फिर। और अपने साथ होता है तो आदमी फिर रूल्स बनाता है कि नहीं इंसानों को ऐसा होना चाहिए। भैया पहले खुद तो सुधरे नहीं, तो हमने खुद से ही चालू किया है सब कुछ। मेरा काम है क्लास को मेंटेन रखना, चिल रखना, पढ़ाना, मगर भैया उस लायक यदि हो तो ठीक है, नहीं हो तो हम बिल्कुल शांति से भी पढ़ा के निकल जाते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं होती बात करने की।
कोई जरूरत नहीं, आराम से पढ़ाएंगे चले जाएंगे। वो तुम्हारे ऊपर है यार, ये भी तुम्हारे दोस्त हैं, ये भी तुम्हारे दोस्त हैं, वो भी तुम्हारे दोस्त हैं। तो इसकी वजह है तुम्हारी हरकतें, है ना। तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है कि तुम बताओ 2 दिन हुए, 2 दिन में तुमने अपनी हरकतें दिखा दी कि भाई इंसान की प्रजाति का मेरा रूप है, मगर हूं नहीं अंदर से, अंदर से हूं नहीं। तो सब समझ गए कि अच्छा ये सिर्फ मखोटा इंसान वाला, इनमें से कोई इंसान वाला नहीं काम करता है। तो अब कैसे होंगे, है ना। तो कोशिश करो कि अपने घर में वो घटना ना घटे, इसलिए वो घटनाएं आप कहीं दूसरी जगह भी ना करो, ना करो। क्योंकि देखो आपको मैं बहुत सिंपल बात बता रहा हूं, सब कुछ इंसान से ही सीखा जाता है। 10 बच्चे आज वो बात सीख के गए, तुमने अपने दोस्त के साथ किया, दोस्त ने सुना समझा तो उसको लगा ये किया जा सकता है, उसने अपने अगले 10 दोस्त के साथ यही काम किया तो उनको भी लगा ये किया जा सकता है। अब पता चला जब वो जहां करने गए वहां तुम्हारी बहन ही बैठी है, अब वहां ये घटना घट रही है, अब तुम जोश में आए खड़े हुए हो कि नहीं ये तो गलत बात है। भैया जन्म तो तुम्ही ने दिया है, गलत कैसे है। भाई तुमने गलत कमेंट पास किए तो जायज है, अब तुम्हारी बहन को यदि कोई 10 गलत गलत कमेंट कर रहा है तो गलत है, कैसे गलत है। तो आप रेडी रहो हमेशा उस बात के लिए कि आज मैं 10 गलत कमेंट करके गया हूं, तो हो सकता है मेरी बहन के पास भी 15 गलत कमेंट आ रहे हो, मगर ये ठीक है, कोई बात नहीं। क्यों, क्योंकि अच्छी बात है, हम कर सकते हैं तो दूसरा भी कर सकता है। उसके लिए तैयार हो तो तुम खुले करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई वो लड़की के घर वाले समझ लेंगे, तुम समझ लोगे, मगर हमें दिक्कत नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हाँ तुम्हारी बहन के लिए तुम अपना तैयार हो कि नहीं, हमारी बहन के साथ, हमारे घर वालों के साथ कोई ऐसा करता है तो जायज है। वहां पर तुम्हें बोलना नहीं है, बस इतना ध्यान रखो कि हाँ तुम भी वहां पर जोश में नहीं आओगे, तुम कहोगे नहीं यार ये तो जायज काम है, ये तो मैं दिन में 10 बार करता हूं, तो दूसरा भी कर सकता है। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखिए, पढ़ाई पे फोकस करिए, सिलेक्शन कर लीजिए, ठीक है। ये सब तो छोटी छोटी चीजें हैं, इन पर दिमाग भी ना लगाओ और टाइम भी बर्बाद मत करो, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीजों से फ्यूचर नहीं बनने वाला है, और ये सब आपके नेचर को भी दिखाती है कि हाँ आप कितने अच्छे कितने बुरे हो। तो चलो मैं पढ़ाई पे आता हूं, ठीक है। और किसी को किसी भी तरह की दिक्कत हो आप लोग किसी से भी बता सकते हो, मेरे से भी बता सकते हो, ठीक है, बाकी टीचरों से भी बता सकते हो, या कहीं पर भी बता सकते हो। मेरे को अभी एमडी सर ने बताया ये बात, ठीक है, कि बैच 3 वाले कुछ बच्चे होंगे लास्ट क्लास में कोई कमेंट अमेंट किए होंगे, और मेरे को 1-2 लोगों ने और भी बताया था उस दिन चलते चलते, तो मैंने कहा थोड़ी बहुत आवाज बच्चे करते रहते हैं, ऐसी ही होगी बात। मगर मुझे जब एमडी सर ने बताया तो मैंने कहा इसका मतलब कुछ सीरियस बात होगी, कुछ पता चला होगा। नाम देखो यार, नाम महान लोगों के या बड़े लोगों के याद रखे जाते हैं, आरजी फर्जी लोगों के नाम में याद ही नहीं रखता, ठीक है। और यदि नाम और शकल दोनों पता होती तो आज सीट में थोड़ी पाया जाता, उसको भगा देता मैं और कह देता कि जाओ तुम उल्टे खड़े हो जाओ, बैच के अंदर आ जाओ, उल्टे खड़े हो जाओ, बस तुम बैच के अंदर आके बैठ के दिखाओ, जाओ तुम जिसको मनो ले आओ जाके, तुम उल्टे खड़े हो जाओ बैच के अंदर आके दिखा दो। क्यों, मर्जी मेरी है पढ़ाने की, मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं उस बच्चे को। कौन आके कह सकता है कि नहीं सर पढ़ा दो, नहीं पढ़ा रहा, मन है मेरा। मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि नहीं उसने गलत काम किया, मन है मेरा, नहीं पढ़ा रहा, मेरे मन का क्या कर लोगे तुम। भाई तुम्हारा मन था, तुमने कमेंट किया, मेरा मन है नहीं पढ़ाने का, क्या कर लोगे। पैसा आप कंपनी से मांगो, हमको दिए थे कोई एडवांस एक साथ सामने, नहीं आप उनसे लड़ो, हमें क्या मतलब है, हमें क्या मतलब है, हम नहीं पढ़ा रहे उस बच्चे को। उनकी बात होगी वो हमसे बात कर लेंगे आके, अब मन की बात तो जानते ही हो, मन है नहीं कर रहा, कोई करा थोड़ी सकता है। तो जैसे मैं तुम्हें नहीं सुधार सकता तो तुम मुझे कैसे सुधार सकते हो, मन है मेरा। तो इसलिए कोशिश करो कि वो काम करो जो जायज हो। बैच 3 वालों के बारे में मुझे और भी टीचरों ने बताया कि नहीं यार उनका बिहेवियर काफी गंदा है, तो मैंने कहा यार ये तो अच्छी बात है, इसका मतलब इतने बच्चे पैसे देके और सिलेक्शन ले नहीं रहे हैं, इसका मतलब अगली बार वो कहीं ना कहीं जरूर पैसे दे रहे होंगे, तो ये तो अपने लिए अच्छा है। क्योंकि आज नहीं दे, आज कल अगले साल वो फिर कहीं ना कहीं देंगे, बस नाम ही चेंज होगा कि भाई सर्वेश सर नहीं खड़े होंगे, कोई दूसरा खड़ा होगा, मगर पैसे तो इंडस्ट्री में मिल ही रहे ना। बस ठीक है, कुछ लोग तो ऐसे होते ही हैं जो सिर्फ आते हैं पैसे देते हैं और सिलेक्शन नहीं लेते हैं, कुछ क्या 90% होते हैं। तो हम लोग तो ऐसे बच्चों को ज्यादा चाहते हैं, क्यों, क्योंकि भाई सिलेक्शन वाला एक बार पैसे देके सिलेक्शन ले गया, हमारा नुकसान हो गया, मगर यदि वो 5 बार पैसे दे रहा है तो हमारा फायदा है।
उधर वाला सोचता है अच्छा वहां पे गड़बड़ हुआ, यदि इनसे पढ़ता तो जरूर हो जाता, वो मेरे पास आ जाता है। मेरा वाला सोचता है अच्छा यदि वहां पढ़ता तो जरूर हो जाता, वो वहां चला जाता है। मगर अदला बदली में दोनों का फायदा हो गया। मगर यदि वो सिलेक्शन लेके चला गया तो उसका भी नुकसान हो गया, अपना भी नुकसान हो गया। तो यदि पूछो अंदर से तो मैं चाहता ही हूं कि किसी की सिलेक्शन ना हो, मगर अब इत्तेफाक की बात है, अच्छा पढ़ाते हैं हम लोग तो हो जाता है। मगर यदि सही पूछो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो लगता है ना हो वही ठीक है, कम से कम 2-4 बार राउंड मारोगे है। मगर ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपना सिलेक्शन लेके निकल जाओ। और मेरी एक बात है, साफ साफ बोलता हूं, झूठ बोलना बच्चों के सामने कम बोलता हूं, वैसे मैं झूठ बोलता हूं, ऐसी क्या बात है, इंसान की प्रजाति में पाया जाता हूं तो इंसान वाली हरकतें करूंगा ही। मगर बच्चों के सामने कम इसलिए बोलता हूं क्योंकि यार उनका कैरियर कहीं ना कहीं किसी ना किसी के थ्रू बनता है। वो किसी टीचर के थ्रू बन जाता है, या पेरेंट्स के थ्रू बन जाता है, या दोस्त के थ्रू बन जाता है देखकर, या भाई बहन को देखकर बन जाता है कि नहीं मेरी सिस्टर बहुत पढ़ रही तो चलो मुझे पढ़ लेना चाहिए, या किसी ना किसी गाइडेंस से ही बनता है, क्योंकि वो उस समय इनोसेंट होते हैं। अब ये सब हरकतें बड़े में थोड़ी करोगे, क्योंकि वहां तक बहुत समझ आ चुकी होती है, अभी करोगे। तो मैं हरकतों को बहुत ज्यादा उस पर नहीं लेता कि नहीं यार वो बच्चा खराब है, वो समझ कम है। इस समय उसको 4 गलत लोग मिल गए तो उसने गलत हरकत कर दी, सही लोग मिल गए तो सही हरकत कर दी। बस इतना होता है कि मान लो सही दोस्त मिल जाते हैं तो सही हरकत करता है। अब सारा दिन यदि मैं उस बंदे के साथ रहूंगा जिसका काम गलत करना है, तो ऑटोमेटिक मेरी बॉडी भी वो गलत काम करने लगेगी, वो दिमाग में आता रहता है। और यदि वो सही लोगों के साथ है तो सही काम करने लगता है। तो इस समय तो वो एज है कि आप जिस डायरेक्शन में मोड़ ले जाओ बच्चे को, उसी डायरेक्शन में वो चलता चला जाता है। तो कोशिश करो कि सब लोग सिलेक्शन ले लो, और कोशिश ये भी करो कि यार अपनी इज्जत बना के रखो। बैच 3 वालों की इतनी मान लो बात आ रही है तो इसका मतलब कुछ घटनाएं होंगी, नहीं तो किसी टीचर या किसी स्टाफ की कोई बैच 3 से दुश्मनी थोड़ी होगी। वो बैच 2 भी है, बैच 1 भी है, 4 भी है, 5 भी है, पता नहीं जेई के बैच भी हैं, 11th के बैच हैं, 12th के बैच है। 15-16 बैच में यदि मान लो एक बैच के बारे में लोग कह रहे हैं तो इसका मतलब डिसिप्लिन में प्रॉब्लम है वहां, तभी कह रहे होंगे, है ना। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, सिर्फ 4-6 लोग होंगे जिन्होंने बर्बाद कर रखा होगा मॉल, ऐसा नहीं कि सब होंगे। अब मगर क्या होता है भाई, जो दोस्त होते हैं करते हैं तो धीरे धीरे आदत में सबके आ जाता है। कोई 10-20-100-200 लोग उसमें नहीं होंगे कि नहीं यार सब बर्बाद होंगे, सिर्फ 4-6 होंगे वो कर रहे होंगे, जिसकी वजह से गंदगी देखो 4 लोग करते हैं तो फैलती है, अच्छाई 4 लोगों से नहीं फैलती है, मगर गंदगी 4 लोगों से ही फैल जाती है, वो 4 से ही फैल जाती है। मैंने कहा ना कि जो आप करोगे वो तेजी से फैलेगा यदि गंदा काम है तो। यदि आज आप करोगे तो कल आज शाम तक आपकी बहन के पास पहुंच जाएगा, आज इधर कमेंट किया नहीं शाम तक उधर पहुंचा नहीं। क्यों? क्योंकि वो गंदगी है, बहुत तेजी से फैलती है, अच्छा है बहुत धीरे धीरे चलती है, और 2-4 बार रास्ते में कुचल दी जाती है, वहां पहुंच ही नहीं पाती दूर तक। मगर गंदगी हमेशा बहुत तेजी से फैलती है। आपको देखो मूवी हमेशा याद रहती है, चेक करो, पढ़ाई जल्दी से भूलते हो, अच्छे काम हमेशा भूल जाता है कोई भी व्यक्ति, हम भी। मगर यदि कोई ऐसा काम है जो इंटरटेनमेंट का है, गेम का है, वो बहुत दूर तक याद रहता है। ये इंसान की प्रजाति में एक मतलब पाया जाता है, इसमें कोई गलत काम नहीं है, पाया जाता है। तो यदि तुम ऐसा कुछ करते हो तो बहुत जल्दी फैलेगा, और अगला नंबर आपकी सिस्टर का, आपकी मदर का, आपकी भाभी का, ठीक है, आपकी वाइफ का, उन्हीं में से किसी का होगा, क्योंकि वो सब कहीं ना कहीं जरूर जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि तुम ताले में बंद रखोगे, वो भी पढ़ेंगे लिखेंगे कुछ बनेंगे, ऑफिस जाएंगे, हम कह रहे डॉक्टर बन गए इंजीनियर बन गए, ऑफिस तो जाएंगे ना, वहां भी तो लड़के पाए जाएंगे। और ये बात लड़कों के लिए नहीं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है, लड़कों के लिए नहीं कह रहा, लड़कियों के लिए भी कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि लड़कों को यदि किसी ने छेड़ दिया, वो बेचारे इतने सीधे होते, किससे बोले जाके, वो तो और सीधे हो जाते, वो तो बोल भी नहीं पाते। आप देखो, आप चेहरे में चमक आई है है कि नहीं? तो वो तो और बेचारे सीधे होते हैं, वो तो किसी से बोल देंगे ना तो और मार खा जाएंगे, है ना। क्यों भाई? तुम लोग किसी से बोल दोगे तो और मार खा जाओगे। हाँ, ठीक है। तो ये है दोनों की ये बात। मगर हाँ, ये काम 95% या 90% इधर से होते हैं, बॉयज की तरफ से होते हैं। ऐसा नहीं कि 5% चांसेस जो है वो गलत है, उधर से भी होते हैं। मगर उस 5% और 95% में इतना बड़ा गैप है ना कि दोषी 95% वाला ही हमेशा होता है, गैप बहुत बड़ा है। तो चलो अब पढ़ाते हैं, जनता आ गई है तो अब मेहनत वाला काम का चालू करें। देखो यार बच्चों,
सब लोग आराम से पढ़ के सिलेक्शन लो। जितनी भी चीजें जीवन में चाहते हो सब कैरियर बनाने से मिलती हैं, पैसे से मिलती। प्रॉब्लम यहां है, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी बात है, जो भी आपने ख्वाब देखे हैं, जो भी आपको चाहिए, वो सब कैरियर बनाने से ही मिलेगा। मेहनत करके आप इस समय ट्राई कर रहे हो जिस समय नहीं हाथ लगना है। एक बार डॉक्टर बन जाओ, कॉलेज में जाओ, आराम से, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप घंटों बातें करो, घंटों बैठो एक दूसरे के साथ, टहलो जाके। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आपके पास पैसा है, सब कुछ है, तो सब कुछ है। मगर किसी भिखारी से ना आपने कभी दोस्ती की, ना आपसे कोई करेगा। तुमने किसी भिखारी से दोस्ती की? नहीं यार ये बहुत अच्छा है, नहीं, तो तुमसे कोई क्यों करेगा? क्योंकि रिलेटिव होता है ना भिखारी। अब मुकेश अंबानी देखेगा मुझे तो वो कहेगा अरे ये भिखारी है, इससे क्यों दोस्ती करेंगे हम। उसी तरह तुम्हारा सिलेक्शन इलेक्शन कुछ है नहीं, नल्ले घूम रहे हो, तो तुमसे कोई क्यों दोस्ती करेगा? उसके लिए तो तुम भिखारी हुए ना। और तुमको लग रहा नहीं यार ये नहीं कर रहा है, अरे भाई तुमने कब की है? किसी रिक्शे वाले से की, किसी भिखारी से की? नहीं की। तुमने कहा नहीं यार ये तो बहुत दूर है मेरे से। उसी तरह दूसरा सोचता है कि तुम बहुत दूर हो उससे। तो लेवल पे आओ, लेवल पे आओगे काम हो जाएगा। तो चलो अब पढ़ लेते हैं, है ना। ज्ञान की बातें बहुत हो गई, ठीक है। हाँ मगर ये बात सीरियस नोट पे है कि ध्यान रखो जो घटनाएं आप कर रहे हो, यदि करना मान लो एक दो बार हुई या लास्ट क्लास में हुई, वो बिल्कुल ना हो, और सब ठीक है, जायज है। क्योंकि वो घटनाएं इसलिए नहीं कि गलत हैं, इसलिए कि अगला नंबर आपकी बहन का है। क्योंकि वो परकुलेट बहुत तेजी से हो रही है। आप 10 लोगों को सिखा रहे हो और 100 लोग सीख रहे हैं लगातार, 100 लोग सीख रहे हैं। अच्छे बच्चे का एक दोस्त होता है, मगर हमारा काम तो दोस्ती पालना है ना, पढ़ाई करना नहीं है। तो हमारे 100 होंगे, और मैं 100 के साथ ये घटना कर रहा हूं, इसका मतलब 1000 के पास पहुंच रही है। और 1000 के पास पहुंच रही, तो वो 1000 जाके जहां कर रहे हैं वहां पे तुम्हारी बहन भी बैठ रही है, तुम्हारे घर वाले भी बैठ रहे हैं, उनके साथ भी ये घटना होनी ही होनी है। अब उसके लिए तैयार हो तो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, और ये होगी होगी। तो कोशिश करो ऐसे काम मत करो जिससे आपके घर में ही है। मतलब क्या है ना, कुछ ऐसा किया गया है, 2 तीली जलाई, एक उधर फेंकी, एक अपने घर में फेंकी है, बस। मगर नजर कहां है? उधर है, अपने घर में जल रही है ये नहीं ध्यान है, तो वो आपके घर में भी जलेगी ही जलेगी तीली। ठीक है, तो चलिए अब पढ़ाई पे आते हैं। देखो बच्चों, लास्ट क्लास में 2 क्वेश्चन थे, वो लास्ट में कराएंगे, ठीक है। तो अभी मैं उस पर चलता हूं, कॉन्सेप्ट पे, और कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन कराता हूं। हाँ, और यार थोड़ा मस्ती से पढ़ाई करो, टेंशन ना लो, मगर इस तरह की यार गंदी हरकतें मत किया करो, एक लेवल मेंटेन करो यार अपना। देखो बच्चों, मतलब ये यदि मैं जेई वालों से पूछो तो मैं जेई वालों से एक बार उम्मीद कर सकता हूं, नीट वालों से नहीं कर सकता, क्योंकि नीट वाले पहले से ही थोड़ा एडवांस होते हैं। जेई वाले बेचारे सूखे साके होते हैं, वो इतने एडवांस नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनके में क्या होता है, इंजीनियर होते हैं। आप तो पहले से ही मेडिकल के स्टूडेंट हो, तुम में तो पहले से इतनी समझ है, फिर भी जेई वालों की बात समझ में आती है। जेई वालों के बच्चे बेचारे परेशान रहते हैं कि ना तो उनके कॉलेज में कोई रहता है, ना उनके बैच में। अच्छा, अब पढ़ाई पे आ जाते हैं। देखो बच्चों, गौर से सुनिएगा, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अभी तक नीट के पेपर में नहीं आया है। 1 मिनट सुन लो, जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आज तक नीट में नहीं आया है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये है, इसलिए इस पर सिर्फ एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और वही क्वेश्चन आपको भी ध्यान रखना है पीछे, बैकअप द माइंड, कि यदि आ जाए तो कैसे करेंगे। मगर ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं आया, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट सब टॉपिक नहीं है ज्यादा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन जेई में आज तक नहीं पूछा गया है, सॉरी नीट में आज तक नहीं पूछा गया है, जेई में पूछा गया है, नीट में नहीं पूछा गया। मगर पूछा जा सकता है, क्योंकि इसके लिए स्टेट लाइन जो है एनसीईआरटी में लिखी हुई है, मगर एक लाइन लिखी हुई है बस, तो हो सकता है पूछ ले कभी। वैसे अभी तक नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, पैटर्न क्या है, मैं बता देता हूं। जैसे देखो ये सॉल्यूशन है, ये हमारा लिक्विड ए है, और लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन काई है। ये हमारा लिक्विड बी है, और लिक्विड बी का मोल फ्रैक्शन काई बी। अब दोनों ने वेपर बनाई, दोनों वेपर बना रहे हैं, दोनों ने वेपर बनाई, एक ही वेपर आ गई, ये देखो,
बी की वेपर आ गई ऐसे, ठीक है। अब क्या किया, मैंने एक पाइप लगाया, मैंने एक पाइप लगाया, ये देखिए, अब जरा सुनते जाइएगा आप लोग, ठीक है। मैंने क्या किया, जो हमारा कल सलूशन तैयार हुआ था कि भाई सलूशन है, इसकी वेपर आ गई, अब मैंने इस वेपर को इस पाइप के थ्रू पास कराया, पास करा के यहां ले गया ऐसे, इस पूरी वेपर को कंडेंस करा दिया। तो भाई जब वेपर को कंडेंस करा दोगे तो इस तरह का बन जाएगा। अब बताओ कंडेंस कराने पर सॉल्यूशन बना है या सिर्फ सॉल्वेंट बना है? कोई सॉल्यूशन। क्यों? वेपर किसकी थी? ए और बी की। तो दोनों वेपर गई होंगी, ऐसा तो है नहीं बी ने कहा होगा नहीं मैं नहीं जाऊंगा भाई, है ना। उनके पास तो कोई दिमाग होता नहीं है कि वो अपनी इच्छा जाहिर कर सके, वो तो जाएंगी, रास्ता मिलेगा तो वेपर ए भी जाएगी वेपर बी भी जाएगी, दोनों जाएंगी, इधर आई, और आपने दोनों को कंडेंस करा दिया। तो अब सोल्यूशन में जो लिक्विड आया उसमें ए भी है बी भी है, तो ये भी एक सोल्यूशन हो गया ना। क्लियर है कि नहीं? ये एक सोल्यूशन हुआ, नया सोल्यूशन। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा अब मुझे बताओ, किसी ने कहा कि यार इसके मोल फ्रैक्शन कितने थे, कल निकाले थे, कल या परसों किसी दिन बताए होंगे आपको, वाई और वाई बी। तो अब ये नया सॉल्यूशन आया है, इस नए सॉल्यूशन में, इस नए सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन को काई डैश कह दिया और दूसरे को काई बी डैश कह दिया। किसी ने कहा इनकी वैल्यू बताओ क्या होगी, इनकी वैल्यू बताओ क्या होगी। तो अब मैं बस क्वेश्चन पूछूंगा, वैसे ही देखना तुम सब लोग आंसर दे दोगे। एक मोल वेपर को, एक मोल वेपर को मैं कंडेंस कर दे रहा हूं, तो बताओ कितने मोल लिक्विड मिलेगा? एक ही मोल मिलेगा। क्यों? मास और मोल मतलब नंबर, मास और नंबर फिजिकल स्टेट पर डिपेंड नहीं करते। जितने लिक्विड स्टेट में है उतने ही वेपर स्टेट में होंगे, उतने ही सॉलिड स्टेट में होंगे। वैल्यूम डिपेंड करता है, गैस का वैल्यूम बहुत ज्यादा होता है, लिक्विड का बहुत कम होता है, सॉलिड का और कम होता है। मगर मास मोल, ठीक है, ये स्टेट पे डिपेंड नहीं करते। जितने लिक्विड में थे उतने ही वेपर में होंगे, उतने ही सॉलिड में होंगे। तो जो मोल फ्रैक्शन यहां पे था वही मोल फ्रैक्शन यहां पे आएगा। क्यों? एक भी मोल नहीं चेंज हुए तो मोल फ्रैक्शन कैसे चेंज होगा? इसका मतलब काई डैश की वैल्यू किसके बराबर आएगी? वाई ए के। काई बी डैश की वैल्यू किसके बराबर आएगी? वाई बी के। क्या ये समझ पा रहे हो कैसे किया है? इसको कहा जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसी मेथड से हम दो लिक्विड को सेपरेट करते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। क्योंकि जिसका वेपर ज्यादा बनेगी वो यहां पर भी ज्यादा आएगा, फिर हम इसको ऐसा ही करते रहेंगे, फिर हम इसको वेपराइज कराएंगे, तो जिसकी वेपर ज्यादा है वो सेपरेट होता रहेगा। इसको कई बार रिपीट करने से लिक्विड अलग अलग हो जाते हैं। तो अब देखो इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, पहले ये कॉन्सेप्ट समझ गए क्या? वो क्या कह रहा है कि यदि पहले सॉल्यूशन में जो वेपर बनी उस वेपर को हमने पाइप के थ्रू ले जाके दूसरी जगह पे कंडेंस करा दिया, तो कंडेंस फेज में मोल फ्रैक्शन पूछता है। लैंग्वेज में वो पाइप पाइप नहीं देगा, वो कहेगा व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी इन कंडेंस फेज। इन कंडेंस, अच्छा इधर लिखेगा नहीं, इसको कंडेंस फेज कहते हैं। जब कंडेंसेशन हो गया है, कंडेंस फेज, कि भाई कंडेंस फेज में मोल फ्रैक्शन क्या है, तो आपको समझना पड़ेगा कंडेंस फेज का मतलब हुआ जो वेपर थी
वो किसी पाइप के रास्ते से या किसी भी तरीके से जाके दूसरे कंटेनर में कंडेंस कराई गई है। तो उस कंडेंस फेज में मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, और वो किसके बराबर होंगे, YA और YB के। क्यों? क्योंकि मोल फ्रैक्शन फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करते, मोल फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता। तो जितने मोल यहां थे उतने ही मोल यहां है, तो जब मोल सेम होंगे तो मोल फ्रैक्शन भी सेम होगा। अब इस पर क्वेश्चन दिखेगा कैसे? क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिखेगा, मगर करने में आसान होगा, मगर पूरा लिखना पड़ेगा ना कि भाई बच्चे को आप डाटा तो दोगे। तो देखो क्वेश्चन कैसा है, वेपर प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टाइलून इज 480 mm ऑफ Hg। तो वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टाइलून 480 mm ऑफ Hg। इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सोल्यूशन इज 0.6, सोल्यूशन में मोल फ्रैक्शन 0.6 है। इफ वेपर आर रिमूव्ड and condensed into liquid, then what will be the mole fraction of benzene in first condensate? तो अब हमें क्या चाहिए, नहीं अब हमें क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। अच्छा ये थोड़ा सा गलत लिखा है मेरे हिसाब से, शायद मैंने जैसा क्वेश्चन डिजाइन किया था उसके हिसाब से ये थोड़ा सा गलत है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, सॉल्यूशन नहीं है, वेपर फेज। हाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज इज 0.6। इफ वेपर आर रिमूव्ड एंड कंडेंस इनटू लिक्विड, व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन फर्स्ट कंडेंसेट? बताओ तो कितना आंसर आएगा? 0.6 आएगा। क्यों? वो ये कह रहा है इस जगह पे बेंजीन का मोल फ्रैक्शन 0.6 है, जब मैं इसको रिमूव करके कंडेंस कर देता हूं तो बताओ नए सॉल्यूशन में बेंजीन का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? तो जो यहां होगा वही यहां होगा, है कि नहीं? मगर देखो क्वेश्चन दिखने में कितना बड़ा होगा, वो लैंग्वेज क्योंकि पूरी लिखनी पड़ेगी ना, तो ये बड़ा जरूर होगा, 3-4 पेज दिखेंगे इसमें। हो सकता है वो थोड़ा बहुत घुमाने के लिए यहां पर टाइलून का मोल फ्रैक्शन देता और पूछता बेंजीन का। तो यदि बेंजीन का दिया है तो टाइलून का पता है, यदि बेंजीन 0.6 है तो टाइलून कितना होगा 0.4, तो यहां पे टाइलून का 0.4 आएगा। तो थोड़ा बहुत घुमाने के लिए ऐसा कर सकता है कि वहां पे वेपर फेज में बेंजीन का दिया और यहां पे पूछ लिया टाइलून का। तो भाई वेपर फेज में बेंजीन का 0.6 है तो टाइलून का कितना होगा 0.4, टाइलून का कितना होगा 0.4, और जो वेपर फेज में होगा वही कंडेंसेट सॉल्यूशन में होगा। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 0.6। और ये कॉन्सेप्ट समझ गए आप लोग कैसे काम करता है? तो इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन मेडिकल में आने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि अभी तक नहीं आया है, मगर यदि आ जाए तो तुम्हें क्या बात ध्यान रखनी है, कैसे करना है वो मैंने पढ़ा दिया है। अब हम लोग चलने जा रहे हैं इस पर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, उसका बेस बनाएंगे। ठीक है, तो समझते जाइएगा, आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बताता हूं किसी लिक्विड का, इस हेडिंग को पूरा कर दूं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। देखो प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, देखो ये प्योर लिक्विड है, ऐसे, ये एक प्योर लिक्विड है। ठीक, अब इसकी क्या बनेगी वेपर, ऐसे, कंटेनर हमारा क्लोज है। अब वेपर बन रही है, इसका मतलब हम वैलेटाइल लिक्विड की ही बात कर रहे हैं। अच्छा ये सारा क्या है एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर में क्या प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। भाई मैंने ये लिक्विड ले रखा है कंटेनर में, अब इस कंटेनर के बाहर कितना प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कि नहीं? अंदर का प्रेशर वेपर प्रेशर, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा अब हम कह रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनीशन बताओ। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट, ओह सॉरी ये क्या कांड हुआ है,
इसी को फिर से मिनिमाइज कर देते हैं। अब आ गया वापस। हाँ देखो बच्चों, तो अब गौर सुनिए, मैंने यहां क्या किया, एक थर्मामीटर लगा दिया जो आपका फीवर चेक करता है। ये देखो, फीवर चेक करने वाला थर्मामीटर यहां लगा दिया है। अब ये क्या काम करेगा जरा देखिएगा। यहां पे रीडिंग है इसकी, ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखिए। अब जरा आप ध्यान दीजिएगा, अब क्या हुआ, आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, इधर से आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो। तो जब तुम टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, वेपर बढ़ती चली जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर बढ़ेगी, वेपर बढ़ेगी तो वेपर का प्रेशर बढ़ेगा। आप लोगों ने पिछली क्लास में किया है कि वेपर प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वेपर प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं? तो जरा देखो, वेपर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब यदि तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अब बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाएंगे, है ना? तो जिस जगह पर वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू बराबर हो गई, उस समय हम लिक्विड सॉल्यूशन के टेम्परेचर की रीडिंग पढ़ लेंगे। उस समय हम लिक्विड सॉल्यूशन के टेम्परेचर की रीडिंग पढ़ लेंगे और वो रीडिंग ही उसका बॉइलिंग पॉइंट होगी। मतलब जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस समय जो टेम्परेचर होता है उसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कहते हैं। हम क्या कह रहे हैं, लिक्विड को टेम्परेचर दे रहे हैं, वेपर बढ़ती जा रही है, वेपर बढ़ेगी तो वेपर का प्रेशर बढ़ेगा। बढ़ते 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 उसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम हो गई, तो जिस जगह पे सेम हो जाएगी उस समय हम रीडिंग पढ़ लेंगे और जो रीडिंग आएगी वही रीडिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड क्या होता है, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस टेम्परेचर को लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो एट दैट टेम्परेचर is known as boiling point of लिक्विड। तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट समझ गए क्या होता है? किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये बात क्लियर हो गई सबको? तो किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। अब आप गौर से मेरी बात को सुनिएगा और बताइएगा। जरा देखो, यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर सपोज करो कम है तो हमें वेपर भी कम बनानी पड़ेगी, तो वो टेम्परेचर जल्दी आ जाएगा। यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है तो हमें वेपर भी ज्यादा बनानी पड़ेगी, वो टेम्परेचर देर से आएगा, मतलब बड़ा होगा। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डिपेंड करता है। यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, रूल क्या है, रूल ये है कि उतनी वेपर बनानी है जिससे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। रूल क्या है, उतनी वेपर बनानी है जिससे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा तो वेपर ज्यादा बनानी पड़ेगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो वेपर कम बनानी पड़ेगी। तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि किसी जगह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा दें तो वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल नहीं होगा, उससे ज्यादा पे होगा। अभी हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 है ना, 1 पे 100 पे बॉयल होता है। यदि मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2 कर दिया जाए तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 से ज्यादा हो जाएगा, और यदि मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0.5 कर दिया जाए तो कम हो जाएगा। इत्तेफाक की बात है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा फिक्स है,
हमारे देखो इंस्टीट्यूट में भी हमारे ऊपर कितना लग रहा है, 1 एटमॉस्फेयर। आप अपने घर जाओगे वहां पर भी आपके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है ना। यहां से हम दिल्ली जाएंगे तो भी हमारे ऊपर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह पे सेम, इसीलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट है, नहीं तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है। अब इत्तेफाक की बात है ये कांस्टेंट है तो ऑटोमेटिक ये कांस्टेंट हो जाएगा। इसीलिए आप कहते हो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। मगर यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होगा तो इसकी वैल्यू चेंज होगी। क्लियर है? यहां तक गेम सेट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनीशन सब लोग समझ गए क्या होती है, कि जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो उस समय जो टेम्परेचर होता है उसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कहते हैं, और उसकी वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसी वजह से मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू नहीं लिखी है, जैसे आपको पता रहे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे आपको पता रहे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये आ गया। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर मैं मेंशन कर देता हूं क्योंकि इसकी जरूरत अपने को पड़ेगी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 होता है। अब मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, जरा बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन, व्हाट इज वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 373 केल्विन टेम्परेचर? बताओ। अब जरा देखो, बॉइलिंग पॉइंट पर यदि किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट पे प्रेशर पूछा गया तो अब रिवर्स है। अभी तक मैं ऐसे बोलता था कि जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा उस समय जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट है। अब मैं उल्टा बोल रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट यदि आ गया है तो बॉइलिंग पॉइंट की कंडीशन है कि बॉइलिंग पॉइंट पर जो भी प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। इसका मतलब आप कह रहे हो कि वाटर का वेपर प्रेशर बताओ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो वाटर का वेपर प्रेशर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये लिखा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो वाटर का जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा 760 टॉर या mmHg। अब मैंने ये बात क्यों पढ़ाई है बताता हूं। वो क्या करेगा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर गायब कर देगा और बता देगा क्वेश्चन जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे चल रहा है। अब तुम्हें कमी महसूस होगी कि यार सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर नहीं मिल रहा है, मिल जाए तो खेल कर जाए, हम मिल जाए तो खेल कर दें। प्रॉब्लम ये है कि वो दे के बैठा है क्योंकि उसने क्वेश्चन को बॉइलिंग पॉइंट पे सेट कर रखा है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट हमेशा पता है। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट डिफिनीशन कि बॉइलिंग पॉइंट पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। इसका मतलब यदि कोई क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट पे चल रहा है तो वहां आपको हमेशा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, ये मान के चलो। और वाटर वाला ही करेगा क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट नोन है, कोई दूसरा सॉल्वेंट वो यूज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दूसरा सॉल्वेंट यूज करेगा तो उसको लिखना पड़ेगा कि ये उसका बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि सबका बॉइलिंग पॉइंट हमको थोड़ी याद रहता है। मगर वाटर हमारा स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड होने की वजह से वाटर में लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ टेम्परेचर मेंशन करना पड़ेगा कि भाई वाटर का एक्वस सोल्यूशन है और ये इतनी डिग्री सेंटीग्रेड पे घटना घट रही है। अब आप बताओ, तो हमें महसूस होगा यार पी नॉट गायब है, तो पी नॉट गायब नहीं होगा। पी नॉट जो है, इधर बच्चों, पी नॉट जो है वो क्या होगा, यहां से निकल आएगा। तो ध्यान रखिएगा बॉइलिंग पॉइंट पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड वो हमेशा गिवन है, और वो कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर या 760 टॉर या 760 mmHg। क्लियर है? तो मैंने यहां पे मेंशन किए 2 पॉइंट जो हमें दिमाग में स्टोर करने हैं। एक बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन कि भाई बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है उस समय जो टेम्परेचर होता है उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
तीसरा पॉइंट, किसी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर, किसी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड का वेपर प्रेशर फिक्स है, कितना होता है 760 टॉर या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, ये बात कर रहे थे हम प्योर लिक्विड की। अब हमें प्योर लिक्विड से ज्यादा लेना देना नहीं है, हमें चाहिए सोल्यूशन। तो अब हम बात करने जा रहे हैं सोल्यूशन की। मैंने क्या किया, उस प्योर लिक्विड में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, उस प्योर लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया और बना दिया सोल्यूशन। तो मैंने क्या किया, आगे देखो जरा, मैंने ये किया, हाँ एक साथ लिख दूंगा दोनों के। मैंने ये किया कि देखो, मैंने क्या किया, प्योर लिक्विड में जो हमारा सॉल्वेंट था उसमें अब डाल दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया और क्या बना दिया, एक बना दिया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, अब हमें वही काम करना है, अब हमें बच्चों क्या करना है, वही काम करना है मगर सॉल्यूशन के लिए करना है। बातें तो समझ पा रहे हो ना? अब देखो, ये हमारा लिक्विड है, ये हमारा क्या है, लिक्विड, ठीक है। अब इसमें मैं डालने जा रहा हूं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब वो वेपर नहीं बनाएगा, है ना। तो हमने क्या किया, वोलेटाइल लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो भाई ने क्या किया, जाके जगह ऑक्युपाई कर ली, कहीं ना कहीं तो सेट होगा ना वो, ऐसे। अब देखो, आप लोगों का नॉलेज थोड़ा सा लगेगा मेरे को, अब जो पिछले पढ़ाया है, ये क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये हमारा सॉल्वेंट है, लिक्विड, ठीक है। यहां तक बात ठीक है। अभी सॉल्यूशन बनाया है, अब आप बताते जाओगे, मैं छापता जाऊंगा, क्योंकि मेरे पढ़ाने वाली चीज जहां आएगी मैं बताऊंगा। अभी आपके पढ़ाने वाली चीज पूछ रहा हूं। पहला पहला क्वेश्चन मेरे बच्चों से यही है कि बताओ, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है या प्योर लिक्विड में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दो तब वेपर प्रेशर ज्यादा होता है? प्योर लिक्विड का ज्यादा। एक्चुअल में आज घर में क्या है, कोई है नहीं, सिर्फ दो लौंडे हैं, मतलब लौंडे का मतलब बच्चे मेरे, ठीक है ना। तो एक तो छोटे भी हैं, ऊपर से क्या हुआ, बिल्डिंग में मॉक ड्रिल हो रही थी फायर की, कि मतलब आग लग जाती तो अलार्म अलार्म बजते हैं। तो अब घर में ना वो है ना मैं हूँ, मैं यहाँ हूँ, उनकी कोई मीटिंग थी तो अपना गए। अब क्या हुआ, वो अलार्म बजने लगे, तो भाई दोनों हैं, छोटे हैं, डर गए होंगे। तो एक तो गया भगवान के पास सीधा कि भाई आज कोई नहीं है, मुझे बचा लेना। एक गया अपना बाहर, गेट खोल के बाहर आया, उसने गार्ड से पूछा कि ये क्या हो रहा है, मतलब क्या दिक्कत आ रही है। तो उसने बताया नहीं मॉक ड्रिल है। फिर मेरे पास दोनों का फोन आया, तो आज मैं फोन इसीलिए देख रहा हूँ कि भाई घटना, छोटे बच्चे बदमाशी भी कर सकते हैं, इतने ना समझ तो वही है। तो मैंने फोन आया, मैंने उठाया, मैं बैच 1 में था। तो कहता पापा आग लग गई है। अरे मेरी भी चिटक गई। मैंने कहा ये क्या घटना घटी? तो मैंने क्या हुआ क्या बताओ तो कहता, फिर उसने बताई पूरी बात। तो मैंने कहा तुम डरे क्यों? कहता दोनों में कोई था नहीं और लिफ्ट हो जाती तब बंद। तो मैंने कहा यार अच्छा। तो फिर मैंने समझाया, फिर मैंने नीचे भी फोन किया गार्ड को कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है? उसने कहा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो वही अभी फिर फोन आया, तो मैंने कहा फिर तो कुछ नहीं बवाल हो गया है। तो मैंने कहा चलो एक बार बात कर लूं कि कहाँ है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, अब ठीक है। मगर हाँ, यही चीज होती है भाई, अब कुछ त्याग करने ही पड़ते हैं। या तो मैं जाता, अब मैं जाऊं आऊं, टाइम आपका बर्बाद होगा, और उनको कुछ ना कुछ सीखना ही है। आज नहीं सीखेंगे तो कल सीखेंगे। भाई उनको अकेले रहना भी सीखना पड़ेगा और अकेले चीजें मैनेज करना भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो भी किसी ना किसी दिन आपके बैच में बैठेंगे।
तो जब वो बैच में बैठेंगे तो उनको भी मैनेज करना, हर चीज सीखनी पड़ेगी। हाँ, अच्छा बुरा जो भी है सब सीखना पड़ेगा, अच्छा भी सीखेंगे बुरा भी सीखेंगे, इंसान है सब सीखते हैं। तो हम लोग ने कहा था ठीक है आज ट्रायल मारते हैं, देखते हैं कितना सीख पाते हैं। तो वैसे वो ठीक है, इतनी बदमाशी नहीं करते, मतलब जो उनसे कहो वो करते हैं। तो मैंने सुबह जब फोन किया था तो पता चला टीवी देख रहे हैं, मैंने कहा ठीक है यार देख लो मस्ती कर लो। फिर दोबारा जब मैंने फोन किया तो पता चला पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैंने क्या पढ़ रहे हो, तो कह रहा था गूगल से सर्च कर रहा हूँ इसका आंसर। तो मैं समझ गया कि तुम्हारी तरह सर्च कर रहा होगा, आराम से 1 सेकंड तो सर्च किया, फिर पलट दिया होगा उसने स्क्रीन, दूसरे पे आ गया होगा, गेम एम पे आ गया होगा। तो मैंने कहा ठीक है। अभी मैंने फोन किया तो कहता नहीं ठीक है अब सब लोग आ गए हैं। तो मैंने कहा ठीक है अभी मैं क्लास में हूँ, बाद में करता हूँ। तो अब तो मामला कंट्रोल में है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि आप लोग एकदम, आपको बहुत सारी तरह की समस्याएं आएंगी, आपको ट्रैकल करनी है और दूसरे पे फेथ भी रखना है। आपको अपने ऊपर भी फेथ रखना है, इनके ऊपर भी रखना है, मगर हाँ फेथ भैया दोनों तरफ से जनरेट होता है। जब तुम लोग ऐसा करोगे तो कुछ दूसरा आदमी फेथ कैसे जनरेट करेगा कि नहीं यार ये हम उन पे फेथ इसलिए जनरेट कर पाए, मुझे पता है कि यदि हम दोनों नहीं है तो वो ना लड़ेंगे और ना ज्यादा अफला तुफरी करेंगे। मगर यदि हम दोनों में से कोई भी है तो वो सिर्फ लड़ते ही हैं, सिर्फ लड़ते हैं, और हम में से कोई रोक नहीं पाता है। अब ज्यादा मैं रोकता भी नहीं कि लड़ लो यार अभी साथ में ही तो खेलोगे, किसको मना करूंगा मैं। हाँ कटलिस्ट है, क्योंकि उनको पता है कि इस समय लड़ाई रोकने वाला बंदा है तो लड़ते हैं। और जब हम दोनों में कोई नहीं रहेगा तो नहीं लड़ेंगे, क्यों, क्योंकि उनको भी पता है लड़ाई रोकने वाला बंदा नहीं है, और उनको भी पता है सब कुछ उन्हीं को मैनेज करना है। जब उनको पता होता है कि वो उनको मैनेज करना है तो बिल्कुल एकदम अच्छे से बन के अपना सेटिंग कर लेते हैं कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करना है, हाँ भाई ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, एक दूसरे का नाम नहीं लेते हैं, भाई भाई बोलते हैं, मगर सेट कर लेते हैं। ठीक है, और झूठ भी बोलना हो तो बहुत कायदे से सेट करते हैं। ये लोग भाई अपना नंबर नंबर कम आते होंगे कभी तो बताते नहीं होंगे, एक दिन एक के ज्यादा आ गए एक के कम आ गए, तो जिसके ज्यादा है उसने बता दिया देखो मेरे कितने नंबर आए हैं, तो ये वो तुम्हारे हैं दूसरे के, तो दूसरे को बताया इसके कम आए हैं, तो उसने पोल खोल दी, हाँ कल तो मेरे ज्यादा आए थे। अरे भाई, तो साजिश जो है वो हर जगह है। हर आदमी को अपना बच्चा अच्छा लगता है, आप किसी भी गार्जियन के पास चले जाओ तो उसको लगेगा नहीं उसका बच्चा सही है, क्यों, क्योंकि बच्चा वहां सीधा बन के रहता है। हाँ, हम तो भाई क्लासों पढ़ाते पढ़ाते सीख गए ना, तो मेरे से वो कुछ भी बोलते हैं, मैं बैकअप द माइंड सोचता हूँ कि झूठी बोल रहे होंगे, उनसे नहीं कहता। क्यों, क्योंकि बच्चा जो है वो हमेशा गार्जियन की आंखों में इमोशन रहता है। तो जैसे ही बच्चा बोलता है गार्जियन कहता नहीं मेरा बच्चा तो सबसे सीधा है दुनिया में, तो सही बोल रहा होगा। मगर हम क्या है, हम तुम्हारे बीच में भी 7-8 घंटे रहते हैं ना, तो हमें पता है कि बच्चा और सीधा ये दोनों अपोजिट वर्ड हैं, इनमें कोई कंपैरिजन नहीं है। बच्चा मतलब बदमाश होगा ही, क्योंकि उस एज में बदमाशी होती ही है, सीधा नहीं हो सकता। अब आपको कंट्रोल रखना है कि भाई उसको कैसे डील करना है, कि हाँ भाई ठीक है बच्चे हैं बदमाशी करेंगे ही करेंगे। तो ये जो भी है, ऐसा नहीं कि ये कोई बड़ी घटना है या कोई ऐसी चीज है जिससे कोई आप लोग भी परेशान हो कि यार सर ने हमको कहा, क्योंकि बच्चे करेंगे, मगर हाँ बच्चे गलती करें फिर समझ जाएं, ये मेन काम होता है, ये मेन काम होता है। गलती आप क्या हम भी करेंगे यार, हमसे भी तो 10 तरह की गलतियां होती ही होंगी, मगर गलतियों से सीखना बहुत जरूरी है। चलो आ जाओ भाई निपटाते हैं। अच्छा देखो हमने क्या किया, सॉल्वेंट में नॉन वैलेटाइल सॉल्यूट डाला, सॉल्यूशन आ गया, सॉल्वेंट में नॉन वैलेटाइल सॉल्यूट डाला, सॉल्यूशन आ गया, आ गया। अब जरा देखो, आप सभी बच्चों ने मुझे कल पढ़ाया था, आप सभी बच्चों ने मुझे कल पढ़ाया था कि सर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा होता है। कल पढ़ाया था आप लोगों ने, कल या परसों किसी दिन पढ़ाया है। अच्छा, फिर आप सभी बच्चों ने यह भी मुझे पढ़ाया था कि जो वेपर प्रेशर होता है वो बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यह भी पढ़ाया है ना। इसमें आवाज नहीं आ रही क्या, टेंशन है क्या, पढ़ाया है ना कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो अब आप लोग मुझे एक नई चीज पढ़ाने जा रहे हो, वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है, सॉल्वेंट का, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है, सॉल्वेंट का, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। वेपर प्रेशर किसका कम है, सोल्यूशन का, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। इसका मतलब यदि मैं ये बात लिख दूं तो किसी बच्चे को बुरा नहीं लगेगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सही है कि नहीं, मैथमेटिकली तो प्रॉपर चल रहा है कि नहीं।
आपने कल बता दिया कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा होता है। फिर कल आप लोगों ने हमको पढ़ाया कि सर वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में ये रिलेशन होता है। तो इससे मैंने कंक्लूजन ये निकाला कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट से। सही है। इसका मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। हमने मिलाया क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से वो सॉल्यूशन बन गया। इसका मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। इतनी बात क्लियर हुई। तो पहला पॉइंट तो यही छाप देते हैं, पहला पॉइंट यही छाप देते हैं। अब देखना सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब हुआ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस in presence of non volatile solute, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इतनी बात क्लियर है? सही है। अच्छा, जब ये हुआ कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है, तो बच्चों ने कहा सर मैथमेटिकल तो हम समझ गए कि कैसे इंक्रीज हो रहा है, मगर जरा बताओ स्टेटमेंट वाइज कोई क्वेश्चन आ गया तो। एक तो केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री में हमेशा एक चीज चलती है, एक बात को 3 बार कहना होता है। पहले स्टेटमेंट वाइज कहो, फिर मैथ के फॉर्म में कहो, फिर ग्राफ के फॉर्म में कहो। तो आज भी हम वही काम करेंगे। स्टेट मैथ के फॉर्म में तो समझा दिया, अब स्टेटमेंट पे आओ। ऐसा क्यों होता है कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है? देखो, बॉइलिंग पॉइंट किससे बनता है? वेपर से बनता है। जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा तब बॉइलिंग पॉइंट आएगा। यदि वेपर कम बनेगी तो फिर हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वेपर तो टी बनानी है। डिफिनीशन क्या है? वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने पर बॉइलिंग पॉइंट आता है। इसका मतलब आप कुछ भी करो सॉल्यूशन के अंदर, हमें वेपर उतनी ही चाहिए, क्योंकि जब बराबर होगा तब बॉइलिंग पॉइंट आएगा। तो आप सॉल्यूशन में क्या मिला रहे हो क्या नहीं मिला रहे हो उसको मतलब ही नहीं है, उसको तो बस वेपर उतनी चाहिए। अब क्या हुआ कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हो, तो देखो जरा ऐसी सेटिंग मैंने क्यों बैठा ली, उसके पीछे रीजन ये है। देखो, पहले पहले इस मॉलिक्यूल को स्केप करने के लिए इतनी जगह थी, कलर चेंज करता हूं। पहले इस व्हाइट वाले मॉलिक्यूल को स्केप करने के लिए इतनी जगह थी जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं था, तो जगह ज्यादा थी तो स्केपिंग टेंडेंसी हाई थी स्केप करने की। अब जगह कितनी हो गई, यहां पर भी आ गया यहां पर भी आ गया, तो इतनी हो गई। अब स्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीज कर जाती है। क्यों? क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट स्किप नहीं हो रहा है, और जो स्किप कर रहा था उसको जगह कम कर दी, क्योंकि इधर भी आ गया उधर भी आ गया, तो उसकी स्कैपिंग टेंडेंसी डिक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से वेपर कम बनती है, और वेपर तो उतनी ही बनानी है। बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनीशन यही है। तो हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है कि भाई टेम्परेचर बढ़ाओ जैसे वेपर थोड़ी और ज्यादा बने, तो इसीलिए टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, ऐसा क्यों होता है? तो उसके रीजन क्या है? क्योंकि स्कैपिंग टेंडेंसी ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डिक्रीज हो जाती है ना। रीजन क्या है? स्कैपिंग टेंडेंसी ऑफ, यहां के बोर्ड यार थोड़ा ज्यादा नीचे है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डिक्रीजेस। बात समझ में आ रही है? ये हमारा थ्योरेटिकल आंसर आ गया कि जो स्केप करने की टेंडेंसी है वो डिक्रीज कर रही है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बीच में जाके धस गया है, और वो तो वेपर बनाएगा नहीं, तो वो तो ऊपर जाएगा ही नहीं। तो जब बीच में जाके धस गया है तो उसके भागने की जगह कम हो गई है, और उसके भागने की जगह कम हो गई है तो वो कम वेपर बना रहा है। वेपर कम बना रहा है तो वेपर तो उतनी ही चाहिए बॉइलिंग पॉइंट के लिए। तो हमें क्या करना पड़ रहा है? टेम्परेचर बढ़ाना पड़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ा के फिर वेपर बनती है, फिर वेपर बनती है, फिर बराबर आता है, फिर बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अच्छा, यहां तक कहानी को सेट कर लिया हम लोगों ने। अब जरा गौर से देखिएगा, अब मामले को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, बढ़ाया जाए। अच्छा, अब किसी बच्चे ने कहा कि सर आपने कह दिया कि भाई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है, कितना बढ़ जाता है और कितना मिलाने से कितना बढ़ेगा? तो मैंने कहा हाँ यार ये तो बवाली काम है। तो अब हम लोग ये देखते हैं कितना बढ़ जाता है। तो क्या हम लोग इस पन्ने को चेंज कर सकते हैं? तो अगले पेज पे चले, ये आ गए। हाँ लिख लो।
तो देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम कितने पे जाएंगे कि कितना बढ़ जाता है। जब तक कितने पे जा रहे हैं और बच्चे छाप रहे हैं तब तक एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। यहां पे सोल्यूशन है, ऊपर वेपर है, ऐसे है, तो जरा बताना इक्विलिब्रियम किसके किसके बीच में है। ये जो इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज है ये किसके किसके बीच में है। तो देखो सॉल्वेंट लिक्विड, भाई सॉल्यूट तो वेपराइज ही नहीं हो रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम किसके किसके बीच में आ रही होगी, सॉल्वेंट वेपर। और ये सॉल्वेंट लिक्विड किसका है, सॉल्यूशन का, इसके बीच में इक्विलिब्रियम होगी। सॉल्यूट कह रहा है मेरा कोई लेना देना नहीं है, सॉल्वेंट लिक्विड सॉल्वेंट वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम बनी हुई है ना। अब जब छप गया है तो अब बात करते हैं कितने की। तो देखो कितने वाली बात कहां से आएगी, अब देखिएगा, जो बात हम लोगों ने मैथ के फॉर्म में लिखी फिर लैंग्वेज के फॉर्म में लिखी, उसी बात को हम लोग ग्राफ के फॉर्म में भी लिखेंगे। क्यों, बहुत टाइम है हम लोगों के पास। हेडिंग, अच्छा इसमें आ रहा है क्या, रुक जाओ फिर नया पेज जोड़ते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी बात को फिर से लिख रहे हैं मगर अब ग्राफ के फॉर्म में। अब ये ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगले सवाल का जवाब यही देने वाला है। देखो इधर क्या है, इधर है हमारा टेम्परेचर, इधर है बच्चों हमारा टेम्परेचर, इधर है वेपर प्रेशर। और ये लाइन है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, ध्यान दीजिएगा, ये लाइन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की है। अब डिफिनीशन क्या है, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है उस समय जो टेम्परेचर होगा वो बॉइलिंग पॉइंट बोला जाएगा। तो अब देखो मैं लिक्विड को हीट कर रहा हूं, मैं लिक्विड को हीट कर रहा हूं, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, लिक्विड को हीट कर रहा हूं, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, लिक्विड को हीट कर रहा हूं, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। अब जब वेपर प्रेशर यहां पर पहुंचा, यहां पे, तो बताओ यहां पे क्या है, ये हमारा सॉल्वेंट है, वर्टिकल लाइन पे कौन है, वेपर प्रेशर है। तो इस जगह की वेपर प्रेशर की वैल्यू बताओ, 1 एटमॉस्फेयर, क्योंकि ये 1 एटमॉस्फेयर है। तो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। तो इस जगह पे जो भी बॉइलिंग पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे जो भी बॉइलिंग पॉइंट होगा वही क्या होगा, उस लिक्विड का टेम्परेचर। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है। तो ये किसका टेम्परेचर आया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट आ गया। इस जगह पे क्या है, इस जगह पे वेपर प्रेशर की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। ये लाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की है और ये लाइन वेपर प्रेशर की है, और जहां पर भी कट करते हैं तो कोऑर्डिनेशन सेम हो गए। तो इसका मतलब इस जगह पर वेपर प्रेशर की वैल्यू कितनी है, 1, और जहां पर वेपर प्रेशर की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गई उस जगह का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अब ये सॉल्वेंट का है, अब सोल्यूशन का बनाओ। आपने पढ़ाया कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम होता है, इसका मतलब सॉल्यूशन की लाइन नीचे से जाएगी। क्यों, यदि मान लो मैंने लाइन ऊपर से खींच दी, तो देखो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इतना है और सॉल्यूशन का इतना है, तो सॉल्यूशन का ज्यादा हो गया ना, बात समझ पा रहे हो। तो सॉल्यूशन की लाइन हमेशा नीचे से जाएगी। क्यों नीचे से जाएगी, समझ रहे हो, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। ऊपर से खींच दोगे तो वर्टिकल लाइन बड़ी आ जाएगी, इसका मतलब तुम बोल कुछ रहे हो कर कुछ रहे हो। आप कह रहे हो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है और ग्राफ में तुमने ज्यादा बना रखा है, तो लाइन नीचे से जाएगी। अब नीचे से चालू हुई बाई लाइन, चलती गई चलती गई चलती गई, कहीं पे कट कर गई, ये क्या है, सॉल्यूशन। तो जहां पे कट की वो पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आ गया, ये आ गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है। अब देखो गेम सेट हो रहा है, बस 5 मिनट का काम रह गया मेरा, इतना ठीक है। अच्छा ये वैल्यू क्या है, इन दोनों का डिफरेंस,
कितना बढ़ा है, नॉन वैलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से कितना बढ़ा है, इतना बढ़ा है, इतना था, अभी तक इतना था, इतना, अब कितना हो गया, इतना हो गया, तो बढ़ा कितना, इतना बढ़ा। तो अब जरा देखो, छापने जा रहा हूं, डेल्टा टीबी इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब ये डेल्टा टीबी का नाम रख देते हैं, इसको बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये देखो, और वो किसके बराबर होता है, दोनों के डिफरेंस के बराबर, सोल्यूशन माइनस सॉल्वेंट। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि आपने कहा इसकी वैल्यू बताओ, तो देखो वैल्यू बताता हूं, डरना नहीं। देखिए अब बताइएगा, यदि मैं सॉल्यूट बढ़ा दूं तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा, कल लिखाया है। यदि सॉल्यूट बढ़ा दोगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, सॉल्यूट बढ़ाने का मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाना, कंटेनर तो वही है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, बस तुम सॉल्यूट चम्मच पे चम्मच डालते जा रहे हो, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम होगा, कल पढ़ाया भी है। तो इसका मतलब यदि मैं कंसंट्रेशन बढ़ा दूं, तो कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर कम हो गया, तो अब लाइन और नीचे से जाएगी, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हुआ ना, तो लाइन और नीचे से गई और नीचे से गई और नीचे से गई, तो और दूर कट करेगी, और दूर कट करेगी, तो डिफरेंस देखो बढ़ गया, है कि नहीं। तो इसका मतलब यदि कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो डिफरेंस भी बढ़ता है। देखो अब डिफरेंस बढ़ गया ना, तुमने कंसंट्रेशन बढ़ाया, और कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तो और नीचे से आएगी और नीचे से आएगी, डिफरेंस और बढ़ गया, कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा टीबी जो होता है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ध्यान रखना, डेल्टा टीबी की बात कर रहा हूं। अब मैंने यहां पे एक कंसंट्रेशन टर्म यूज कर दिया, मोललिटी। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट ले आए, केबी। तो ये हमारा आ गया केबी, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम। ये हमारा आ गया डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम। एक मिनट रुक जाओ, वेयर इज केबी, केबी जो है वो है एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट। ये देखो, अब इसकी वैल्यू, वैल्यू ऑफ केबी ओनली डिपेंड अपॉन सॉल्वेंट, क्योंकि वेपर कौन बना रहा है, सॉल्वेंट बना रहा है। तो केबी की वैल्यू सॉल्यूट पे डिपेंड ही नहीं करती है, सॉल्वेंट सेम तो केबी की वैल्यू सेम। केबी की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। वैल्यू ऑफ केबी डिपेंड अपॉन सॉल्वेंट, वैल्यू ऑफ केबी डिपेंड अपॉन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट चेंज होगा तो केबी की वैल्यू चेंज होगी, सॉल्वेंट नहीं चेंज हो रहा तो केबी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। सॉल्यूट कुछ भी हो, कोई लेना देना नहीं है, सॉल्यूट कुछ भी हो, कोई लेना देना नहीं है। इसी को क्या कहते हैं, थक गया यार। अब जरा देखो, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम आ गया, यहां तक कहानी सेट है। तो बच्चों ने मुझे पढ़ाया कि सर जब आप सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, कितना बढ़ जाएगा, तो बच्चों ने कहा जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा बढ़ेगा। डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन के, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम। एम क्या है, मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन। इतनी बात बच्चों ने बता दी। अब इन सभी बातों को हम एक जगह पे समेट देते हैं, थोड़ी देर में समेटते हैं। बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का कंपेयर भी दिखा देंगे, तो दोनों के सीएचडी एक साल लिखेंगे, जैसे कंपेयर भी होते जाए, तो उसको भी पढ़ा लेते हैं पहले। इतनी बात क्लियर हो गई, सही है, छप गया है सबका, छाप लो। फ्रीजिंग पॉइंट पे आते हैं। तो यहां तक हमारी बात क्लियर है।
कि बॉइलिंग पॉइंट और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ कैसा है। ग्राफ को अच्छे समझ लेना, क्योंकि हो सकता है ग्राफ पे क्वेश्चन आ जाए। कंसंट्रेशन का मतलब कोई भी कंसंट्रेशन, मगर हमारा फार्मूले में तो कोई एक कंसंट्रेशन जाएगा, तो उन्होंने मोलैलिटी चूज की है। आप कंसंट्रेशन कोई भी है, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर कम होना ही होना है ना। आप वो भी डाल सकते हो कि मोलारिटी डाल दो, मगर मोलारिटी हम इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हमें यहां पर सॉल्वेंट के मास का भी काम है, इस वजह से हम वॉल्यूम पे नहीं जा रहे हैं। क्योंकि वॉल्यूम पे जाओगे तो फिर डेंसिटी बार बार देनी पड़ेगी, तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो कैलकुलेशन को कम करने के लिए उन्होंने क्या किया, मोलारिटी वाला टर्म यूज किया, नहीं तो उसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती, क्योंकि वॉल्यूम आपको बार बार देना पड़ता। आगे बढ़े, हाँ कोई नहीं, छाप डालो। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये सारी बातें बता दी। अब बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, उसके बारे में कुछ बताओ कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। बताइए कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। हाँ, यस, वेरी गुड बच्चे। अब जरा देखो, फ्रीजिंग पॉइंट पे चलते हैं। अब देखो, डिफिनीशन समझाने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, अब फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कैसे काम करता है। हाँ बच्चों, अब जरा देखो बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट पे आते हैं। देखो, ये एक लिक्विड है, प्योर लिक्विड, और उसी लिक्विड का सॉलिड ये है। जरा देखो, मैंने क्या लिया, जैसे पानी ले लिया, पानी के साथ एक कंटेनर में पानी है, दूसरे कंटेनर में क्या ले लिया, आइस ले ली, बर्फ, घर से निकाल ला, डाल दिया, ठीक। अब देखना मैं क्या कर रहा हूं, पानी है तो कुछ तो वेपराइज हो ही जाता है ना। तो कुछ वेपर बन गई, थोड़ी कम आ रही है क्योंकि हम टेम्परेचर नहीं दे रहे हैं, मगर कुछ तो आई गई, तो इसका वेपर प्रेशर आ गया, ऐसे। क्लियर। अच्छा, अब ये सॉलिड है, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर बस एक या दो। आपने क्या किसी सॉलिड का वेपर प्रेशर पढ़ा, नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि वो वेपर नहीं बना रहा है, एक दो मालिक्यूल ऊपर चलेगी वह, तो वो क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। उनका वेपर प्रेशर तो हमारा रीडिंग भी नहीं पड़ेगा, मतलब बैरोमीटर भी नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो इतना कम प्रेशर जनरेट कर रहे हैं, उतने प्रेशर की तो एरर है बैरोमीटर में कि वो दिखाएगा ही नहीं, जीरो ही दिखाएगा, वो दिखाएगा नहीं। जैसे आप टायर है, टायर की हवा निकल जाती है पूरी तो जीरो दिखा रहा है, जबकि टायर में आप जानते हो हवा रहती है, इक्विलिब्रियम तो बनता ही है, मगर हम क्या कर रहे हैं, हवा ही नहीं। जैसे वैक्यूम है, आप कहते हो कंटेनर में वैक्यूम हो गया, वैक्यूम का मतलब प्रेशर टेंस टू जीरो, फिर भी दो चार मालिक्यूल गैस के अभी भी उसके अंदर है, एयर के अंदर है। 100% वैक्यूम तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, वो खुद टूट फूट जाएगा जो कंटेनर होगा। क्यों, नीचे का प्रेशर बहुत कम, बाहर का प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो हमने कहा कि यार वही लिक्विड है और उसका सॉलिड है, सॉलिड फेज में दो चार मालिक्यूल अपना वेपर फेज में होंगे, लिक्विड फेज में बहुत सारे मालिक्यूल होंगे। अब हमारा काम क्या है, जरा समझना, फ्रीजिंग पॉइंट की डिफिनीशन क्या है। जब इसका प्रेशर और इसका प्रेशर बराबर हो जाएगा, उस समय जो टेम्परेचर होगा उसको हम नाम देते हैं
फ्रीजिंग पॉइंट। लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर उसी लिक्विड के सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर जब आपस में बराबर हो जाए। अब ये बराबर लाने का तरीका बताओ। तरीका एक है, इसको हीट करो और या इसको ठंडा करो, या दोनों काम करो। इसको ठंडा करेंगे तो वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होंगी, वेपर कम होगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और इसको गर्म करेंगे तो वेपर बढ़ेंगी तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो अब हम यही काम ग्राफ में करके दिखाते हैं, क्योंकि इसका ग्राफ से समझाना इजी है, वैसे समझाना थोड़ा टफ है। तो देखना ग्राफ में आप बहुत आसानी से पकड़ ले जाओगे। देखो ये ग्राफ है, यहां पे हमारा वेपर प्रेशर है और यहां पे हमारा टेम्परेचर है। पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं, या इसका ग्राफ बना लेते हैं, जिसका को इसका ग्राफ बनाए। इसको क्या कर रहे हो, टेम्परेचर दे रहे हो तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो ये भाई सॉलिड का वेपर प्रेशर का ग्राफ बना दिया। ऐसे कुछ भी खींच दो, क्योंकि बढ़ाना है तो ऊपर की ओर चला जा रहा है। तो ये सॉलिड का है, क्लियर। अच्छा ये है लिक्विड, इसको ठंडा कर रहे हो, ठंडा करोगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। अलग लाइन से ले लेते हैं। अब ये वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, अब इस जगह पे दोनों मर्ज हो गए। अब ये बताओ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि इस जगह पे दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो गया है ना, और इस जगह पे यदि दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो गया है तो जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये पॉइंट बोला जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब जो ग्राफ में लिखा है उसी को लैंग्वेज में छाप दो, डिफिनीशन हो गई। जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर आपस में बराबर हो जाते हैं उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। और दोनों बराबर कर कैसे रहे हो, इसको आप टेम्परेचर देते जा रहे हो तो सॉलिड का वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, इसको ठंडा करते जा रहे हो तो इसका कम होता जा रहा है। तो देखो डायरेक्शन देख लो, इसकी ऊपर की थी, इसकी नीचे की है। अब इसको लैंग्वेज में छाप देंगे तो डिफिनीशन हो जाएगी, एट दैट टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज is equal to vapor pressure of its solid phase। जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर उसी लिक्विड के सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ग्राफिकली ये आ गया, मगर ये पढ़ा है आपने सिर्फ सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन हम लोगों ने नहीं बनाया है। क्लियर है सॉल्वेंट का, कि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर उसी लिक्विड के सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कहते हैं। उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कहते हैं। अब बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने कहा सर अब हम इसमें मिलाने जा रहे हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो आपने सॉल्वेंट में मिला दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जब आपने सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। जब आपने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। अब यार इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, तो ये आप जानते हो, देखना अभी आप 2 मिनट में बता दोगे। वापस चलते हैं थोड़ा सा। आप जब सॉल्यूशन बना लोगे तो क्या क्या होता जाएगा सॉल्यूशन में, बताते जाइएगा। देखिए आपने जैसे ही सॉल्यूशन बनाया तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। भाई पीछे 2 क्लासों में आपने यही पढ़ाया है ना मेरे को, आपने पढ़ाया था कि सर जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दोगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। अब ये किसकी लाइन है, वेपर प्रेशर की है।
इसका मतलब यदि सोल्यूशन की लाइन खींचनी है तो इसके ऊपर से जाएगी कि इसके नीचे से? नीचे से। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर कम हुआ है। तो वर्टिकल लाइन वेपर प्रेशर है, ऊपर से खींच दोगे तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब लाइन नीचे से खींचनी पड़ेगी। तो मैंने भाई सोल्यूशन की लाइन खींच दी, कलर चेंज कर रहा हूं। अब सोल्यूशन की लाइन नीचे से जाएगी ऐसे, तो वो आके यहां कहीं कट कर रही है। अब जहां पर डिफिनीशन तो वही है, जहां पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज आपस में इक्वल होंगे, उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहोगे। तो कहां पे इक्वल हुए? इस जगह पे इक्वल हुए। तो ये आ गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो जरा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू ज्यादा है कि सॉल्वेंट की? सॉल्यूशन की वैल्यू इतनी है और सॉल्वेंट की इतनी है, तो सॉल्वेंट की ज्यादा है, सॉल्यूशन की कम है। इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया है। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट से कम होता है, चेक कर लो, ग्राफ में दिया है ना? क्योंकि लाइन सॉल्वेंट के नीचे से जाएगी, और जब लाइन सॉल्वेंट के नीचे से जाएगी तो उससे कहीं दूर कट करेगी, उससे कहीं दूर कट करेगी ऐसे। तो इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, इसीलिए पढ़ते हो डिपर्शन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि वो डिक्रीज कर रहा है। किसकी वजह से डिक्रीज कर रहा है? नॉन वेलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से। नॉन वेलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से क्या हो रहा है? नॉन वेलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर कम हो रहा है। वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो जो कट लग रहा है वो और राइट साइड में रख रहा है, और राइट साइड जाने पर हम जीरो की ओर जा रहे हैं, लेफ्ट साइड जाने पर वैल्यू बढ़ रही है, राइट साइड जाने पर टेम्परेचर की वैल्यू कम हो रही है। तो टेम्परेचर पहले से और कम हो गया है। अब कितना कम हो गया? किसी ने कहा सर कितना कम हो गया? तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाओगे लाइन और नीचे से आएगी, और नीचे से आएगी तो और दूर कट करेगी, और दूर कट करेगी तो जीरो के और नियर आ जाएगी। तो कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे तो ये जीरो के नियर आता चला जाएगा। इसका मतलब डेल्टा टीएफ डिफरेंस, डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस क्या है? ये डेल्टा टीएफ की वैल्यू बढ़ेगी। अब मान लो यहां कट करेगा तो इतना हो गया, यहां कट कर रहा था इतना हो गया, है कि नहीं? तो यहां पर भी यही बात लग गई जो वहां पर थी, क्या? कि जो डेल्टा टीएफ है, देखो तो ये क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस, एक मिनट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। डेल्टा टीएफ की वैल्यू क्या होती है? निगेटिव। तो निगेटिव तभी आएगी ना, है ना? वाटर के केस में ये निगेटिव होता है, मगर जरूरी नहीं कि सबके केस में हो। भाई वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जीरो है, तो जीरो से नीचे गए तो निगेटिव हो गई, मगर जरूरी थोड़ी कि दूसरा लिक्विड का जीरो हो, है कि नहीं? तो वाटर के केस में सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निगेटिव आ रहा होगा, मगर बाकी किसी लिक्विड के केस में निगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, हम में से किसी को नहीं पता। ठीक है, तो जरा देखो, और ये हमेशा निगेटिव रहेगा, चाहे वाटर लो चाहे जो लो, क्योंकि ये हमेशा बड़ा रहेगा, ये हमेशा छोटा रहेगा। तो गौर से जरा समझिएगा, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई? डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम, ये डेविएशन है, डिफरेंस है। तो जितना ज्यादा कंसंट्रेशन उतना ज्यादा डिफरेंस। यहां पर भी हमने क्या किया? प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, एक कांस्टेंट आ गया। इस कांस्टेंट को हमने क्या कह दिया? के एफ। के एफ क्या है? डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर सॉल्वेंट। क्यों? फ्रीज किसको कर रहे हो? सॉल्यूट को। सॉल्यूट तो पहले से फ्रीज है, वो नॉन वेलेटाइल है ना, वो तो पहले से फ्रीज है। नॉन वेलेटाइल सॉलिड ले रहे हो आप, तो वो तो पहले से फ्रीज है। तो फ्रीज कौन हो रहा है? सॉल्वेंट। इसका मतलब यहां पर भी जो इक्विलिब्रियम है सॉल्वेंट लिक्विड और सॉल्वेंट सॉलिड के बीच में, क्योंकि फ्रीज भी कौन हो रहा है? सॉल्वेंट हो रहा है। सॉल्यूट पहले से ही फ्रीज है, सॉल्यूट पहले से ही सॉलिड है, तो फ्रीज भी कौन हो रहा है? ये।
अब इसी को क्या कहते हैं, क्रायोस्कोपिक। अच्छा, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, तो सॉरी, ओनली डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये देखो, तो दोनों डिफिनीशन हम लोगों ने की। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर उसी लिक्विड के सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन उतना ज्यादा डेविएशन, डिफरेंस, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन उतना ज्यादा डेविएशन, डिफरेंस। और फार्मूला ये आया, फार्मूला ये आया। अब जरा देखो यार, अब इन दोनों को थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं कि दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है, ठीक है, और फिर इसके बाद चलते हैं ऑस्मोसिस में। फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस, इन सबके क्वेश्चन अभी देखो एक भी नहीं कराए, वैसे ऐसा होता नहीं है, हम लोग जरा सा लिखते हैं क्वेश्चन करते हैं, आप देख लो 2 हेडिंग पढ़ा दी मगर एक भी क्वेश्चन नहीं कराया। इनके क्वेश्चन कराऊंगा भी नहीं, जब वन टॉप फैक्टर पढ़ाऊंगा तब कराऊंगा। एक्चुअल में जैसे आपको पता रहे कि हर क्वेश्चन में वन टॉप वाला ही फार्मूला लगाना है, नहीं तो आप कंफ्यूजन में आके उल्टे फार्मूले लगाओगे। जो फार्मूले आप कभी कभी देखते हो बुक में लगा दिए जाते हैं, वो फर्जीपना है, क्योंकि ये जितना भी पढ़ रहे हैं ये एक लिमिटेड केस पे फॉलो करेगा, पूरे सोल्यूशन पे करेगा ही नहीं। तो जब हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे उसके बाद एक साथ 15-20 क्वेश्चन करेंगे, तो जब तक वन टॉप फैक्टर नहीं जुड़ेगा तब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्योंकि जैसे तुम्हें ये याद रहे कि हमें जो भी कोई क्वेश्चन करना है उसको आई के साथ करना है, विदाउट आई सारे फार्मूले फर्जी हैं, उनको लगाना ही नहीं है। जैसे अभी विदाउट आई आ रहे हैं, है ना, तो इनको हम कभी यूज ही नहीं करेंगे। बुक में यूज करते हैं करने दो, दूसरे यूज करते हैं करने दो, हम विद आई यूज करेंगे। उससे क्या होगा, हमारी इक्यूरेसी हाई रहेगी। सोल्यूशन चाहे जैसा हो, यूनिवर्सल चीज लगा रहे हो ना तो हमेशा सही है, चाहे सोल्यूशन सही हो चाहे सोल्यूशन गलत हो। और नॉन यूनिवर्सल चीज के फार्मूले लगा रहे हो तो इसका मतलब जैसे ही वो स्पेशल केस आएगा तुम गलत कर दोगे। तो इसलिए हम इसके क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हैं कि जैसे तुम्हें इस फार्मूले की आदत ही ना पड़े। हम सीधा एक साथ क्वेश्चन करेंगे जब वन हाफ फैक्टर पढ़ा देंगे चारों प्रॉपर्टी के, 15-20 क्वेश्चन एक साथ। तो इतनी बात समझ में आई, कर लोगे। अच्छा, अब हमारे पास क्या आ रहा है, ऑस्मोसिस। अब मुझे टाइम बताओ पहले, नहीं आज मुझे 5 मिनट पहले भी छोड़ना है, 10 मिनट है, ठीक है, ऑस्मोसिस हो जाएगा। एक है, एक तो करा ही दिया है। अच्छा लिख देता हूं, रुक जाओ, चलो चलो चलो, आ जाओ सब लोग, हाइडिंग ना करके इसको करते हैं और एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक तो वही वाला है जो मैंने अभी बता दिया है। देखो बच्चों, अब बात करते हैं इसकी डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ की। जरा देखिए, लास्ट ईयर पेपर में एक क्वेश्चन भी आया है, लास्ट टू लास्ट ईयर आया है, उसको अभी यहां डिस्कस भी करेंगे। गौर सुन लो, सबसे पहले एक एक करके सारी बातें लिख रहा हूं, जरा समझिए। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर, लिक्विड का वेपर प्रेशर उसी लिक्विड के सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। यही है। अच्छा, दोनों की वैल्यू
आगे बढ़ाते हैं अब इस चीज को, ठीक है। अब जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हो तो क्या होता है, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी एम। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है कि नहीं। और फार्मूला आता है डेल्टा टीबी इक्वल टू केबीएम, या फार्मूला आता है डेल्टा टीबी इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब गौर से सुनते जाइएगा, समझना। बॉइलिंग पॉइंट का जो डेविएशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, मगर कब, जब केबी मतलब केबी कांस्टेंट हो। केबी कांस्टेंट होने का मतलब सॉल्वेंट सेम हो। भाई केबी कब कांस्टेंट होगा, जब सॉल्वेंट सेम होगा। जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा उसका डेविएशन ज्यादा, मतलब डेल्टा टीबी ज्यादा, मगर सॉल्वेंट सेम हो, दोनों इक्वल सॉल्यूशन हो, तभी तो कर पाओगे। यदि दोनों इक्वल सॉल्यूशन नहीं है तो यहां दो वेरिएबल हो गए ना, केबी भी वेरिएबल हुआ, एम भी वेरिएबल हुआ। तो ये सारे के सारे इक्वल सॉल्यूशन है। जैसे क्वेश्चन आता है तो आप कंसंट्रेशन देख के टिक कर देते हो, वो गलत टिक है। भाई सॉल्वेंट भी देख लो, आप देख रहे हो कि कंसंट्रेशन जिसका ज्यादा है उसका टीबी, डेल्टा टीबी ज्यादा है, गलत है। डेल्टा टीबी कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल कहां है, देखो। वो तो क्या है कि सब इक्वल सॉल्यूशन थे तो केबी ऑटोमेटिक कांस्टेंट हो रहा था, तो तुम जो सही लगा, गलत भी कर रहे थे तो वो सही चल रहा था। क्यों, क्योंकि सारे के सारे इक्वल सॉल्यूशन है तो केबी कांस्टेंट है। यदि मैंने केबी चेंज कर दिया तो फिर आपको दोनों वेरिएबल होंगे तो फार्मूले से ही निकलेगा। तो यदि केबी कांस्टेंट है, सॉल्वेंट सेम है, तो जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा उसका डेविएशन ज्यादा। अच्छा गौर से यहां पढ़ के देखो, ये चीज क्या है, किसी भी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कांस्टेंट। भाई सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट तो नहीं चेंज होता है, क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वेपर प्रेशर के इक्वल है, किसके, एटमॉस्फेयर के। तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये हुआ डेल्टा टीबी और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यदि किसी का डेल्टा टीबी ज्यादा आया है इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी ज्यादा आया है। तो यदि डेल्टा टीबी एम के प्रोपोर्शनल है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी क्या होगा, एम के प्रोपोर्शनल। डेल्टा टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चेक कर लो। डेल्टा टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों, यदि डेल्टा टीबी की वैल्यू बढ़ेगी तो कौन सी वैल्यू बढ़ेगी, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो हमेशा ही 100 आएगा, इसका मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा होगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो डेल्टा टीबी बढ़ रहा है, तो डेल्टा टीबी और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। तो डेल्टा टीबी एम के प्रोपोर्शनल है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी एम के प्रोपोर्शनल है, मतलब कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है। क्या ये बात समझ में आ रही है। अब जरा थोड़ा इधर भी खेल लेते हैं, इधर आ जाओ। तो ये बात आई डेल्टा टीएफ इक्वल टू के एफ एम। अब डेल्टा टीएफ क्या है, डेल्टा टीएफ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब जरा गौर से ध्यान दीजिएगा, डेल्टा टीएफ एक निगेटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू नहीं है। यदि डेल्टा टीएफ बढ़ रहा है इसका मतलब वो निगेटिव में बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कम हो रहा है, वो डेविएशन बढ़ रहा है, वैल्यू तो डिक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा टीएफ और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे, जरा गौर से देखिएगा। ये वैल्यू है -10, ये वैल्यू है 8, तो ये कितना आएगा, -2, है कि नहीं। ये वैल्यू तो 10 फिक्स है, ये वैल्यू हुई 6, तो ये कितना आएगा, 4। तो जब ये बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है, ये वैल्यू फिक्स है, ये हुई 4, तो ये कितना आएगा, 6। तो देखो ये कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बात समझ रहे हो, इनवर्सली कैसे है। तो यहां पर बच्चे को बस डिफरेंस का ध्यान रखना है, डेल्टा टीबी और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डेल्टा टीएफ और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां हमें पकड़ के बैठना पड़ेगा कि वो ऑर्डर पूछ किसका रहा है, क्योंकि मान लो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का ऑर्डर पूछ रहा है और हम लगा के चले आए डिस्पर्सन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का, तो आंसर उल्टे आएंगे।
यहां तो आप गलती भी कर दो तो आंसर सेम आएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर हमें फोकस रखना पड़ेगा कि वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन का ऑर्डर पूछ रहा है या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिस्पर्सन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछ रहा है, डेविएशन का ऑर्डर पूछ रहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू का ऑर्डर पूछ रहा है। तो यहां पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और ये इनवर्सली क्यों है, समझ पा रहे हो? अच्छा, डेल्टा टीएफ की जो वैल्यू है वो एम के प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन उतना ज्यादा डेल्टा टीएफ, है ना? साइन नहीं लेना, इसलिए मॉड लगा दिया है, ठीक है। अब ये देखो, मगर इसके लिए भी क्या है, के एफ कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब सॉल्वेंट सेम होना चाहिए, सॉल्वेंट सेम होना चाहिए। ये देखो, तो मेन पॉइंट हमें यहां है। अब यहां और यहां पे रिलेशन लाओ। देखो, दो पॉइंट सबसे ज्यादा खतरनाक है जो आपको ध्यान रखने हैं। ये एक, ये वाला, एक ये वाला, बाकी तो फार्मूले से विजुलाइज है। कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज होगा। क्यों? डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डेल्टा टीएफ और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन और कंसंट्रेशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएंगे। तो कंसंट्रेशन बढ़ने पर फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, कंसंट्रेशन बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। कंसंट्रेशन बढ़ने पर फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, कंसंट्रेशन बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। देख लो आप दोनों जगह पे। अच्छा, कौन सी इक्विलिब्रियम बनती है? तो इक्विलिब्रियम का भी क्वेश्चन आता है। इक्विलिब्रियम बनती है सॉल्वेंट, डेल्टा टी भी वेपराइजेशन है, तो सॉल्वेंट लिक्विड और सॉल्वेंट वेपर के बीच में। इसमें कौन सी इक्विलिब्रियम बनती है? सॉल्वेंट लिक्विड और सॉल्वेंट सॉलिड के बीच में इक्विलिब्रियम बनती है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, वैल्यू ऑफ के बी ओनली डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये सिर्फ सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करती है। यहां पर भी यही छापना है, वैल्यू ऑफ के एफ ओनली डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। कोई भी बच्चा अभी इनके क्वेश्चन नहीं करेगा, जब मैं करा दूंगा तभी करिएगा। आप राउट्स लॉ का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, राउट्स लॉ के सारे केस हो गए, आप उसका कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। मगर इनका कोई क्वेश्चन ना करना। इनका क्वेश्चन आप कल की क्लास के बाद कर पाओगे। कल मतलब संडे, तो परसों अगली क्लास के बाद, क्योंकि वहां पर एक्चुअल में कल मैंने 1 की लगवाई थी, आपकी नहीं लगवाई थी क्योंकि आप 2 क्लास आगे थे, वो 2 क्लास पीछे। मगर 1 वाली भी कैंसिल हो गई है। कल शायद कोई 10th का वो है पेपर, तो सेंटर खाली नहीं है। 10th वाले बच्चों का कोई पेपर इन्होंने लिया है, स्कॉलरशिप टेस्ट होगा या कुछ होगा, तो हाँ कोई सेट होगा। तो मेरी बात हुई तो पता चला कोई सर सेंटर खाली नहीं है, तो मैंने 1 में लगवाई थी, आपकी नहीं लगवाई थी, 1 की लगवाई थी, क्योंकि 1 2 क्लास आपसे पीछे चल रहा है। तो मैंने कहा दोनों बराबर रहेंगे तो आराम रहेगी। तो मंडे को ही क्लास होगी, इसी जगह के आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ, अरे हाँ, एक क्वेश्चन भाई, एक क्वेश्चन सब लोग कर दो यार। कौन सा गया, कहाँ गया? ये वाला तो कर दिया है। ये डेटा क्या गड़बड़ कर रहा है? अच्छा, द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन हैविंग इतने ग्राम ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर इतना, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर इतना, इज इतना। द मॉलिक्यूलर फार्मूला, अब देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ रहा है, आप ये लगा दो, इसमें कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, है कि नहीं? अब देखो पी नॉट की वैल्यू कितनी दी है, पीएस की वैल्यू कितनी दी है, देख लेते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब देखो इसको आप खोल दो, W अपॉन ए, तो ये देखो W2 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट कितना है
32। अब इसका मास कितना है? 100। वो पूछ क्या रहा है फिर? अच्छा, फार्मूला पूछ रहा है। नहीं यार, ये क्वेश्चन ही गलत हो गया है। अच्छा, ये मालिक्यूल है ऊपर वाला। ठीक है ठीक है, नहीं गलती मेरी है, ये गलत लिखा है। सॉल्यूट एक मालिक्यूल है, तो मालिकुलर वेट। अब इसका मालिकुलर वेट बताओ भाई। 12 और 32 दूना 64, 76। अब इसको सॉल्व करो, सब लोग बताओ भाई। 4.1 डिवाइडेड बाई इतना, इसको सॉल्व करो आप लोग। देखो सही चल रहा है। अब देखना बच्चों, मालिकुलर वेट इक्वल टू, अब बस कट्टम काट खेलो इसका। ठीक है ना? अब हथियार निकाले। अब देखो 2 इंटू 56 इंटू, अच्छा, इंटू, अब देखो कितना आ रहा है। 315 आ रहा है। अब वो कह रहा है कि इसमें से कौन सा मालिक्यूल है। तो देखो, आप लोगों ने पढ़ा है मालिकुलर फार्मूला इक्वल टू क्या होता है? मालिकुलर फार्मूला वेट इंटू एक्स, एक्स की जगह ए लिख लो, ए इंटू एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट में उसका मल्टीप्लाई करते हैं, एन लिख देते हैं। एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट की वैल्यू कितनी है? 32। अब 32 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 9.8। अच्छा, 9.8 का कोई ऑप्शन नहीं है। डेटा, हाँ डेटा मिसमैच है, तो एक आंसर बना देते हैं। अप्रोक्स 9 करोगे या 10 करोगे? 8 तो नहीं करेंगे ना। तो नन ऑफ दिस, ये देखो आपने मन की आंखें नहीं खोली, इसीलिए आपको ये ऑप्शन दिखा नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का डाटा थोड़ा सा इधर उधर है, इस वजह से। अच्छा अच्छा,